नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या रहेगा खास और मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक का क्या एजेंडा रहा, क्या मंथन हुआ है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। राजस्थान के चुनावी रण में उतरेंगे दिग्गज। पीएम मोदी आज सागवाड़ा में भरेंगे हुंकार। सीएम शिवराज आज से 2 दिनों तक करेंगे प्रचार। 6 विधानसभाओं में करेंगे जनसभा को संबोधित। काउंटिंग से पहले भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत दिग्गजों ने किया मंथन। भिंडी की अटेर विधानसभा के किशुपुरा में 47% मतदान। फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने लिया था पुनर्मतदान का फैसला। खजुराहो में दिग्विजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर एफआईआर। बिना परमिशन थाने के सामने दिया था धरना। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर भी कार्रवाई। जबलपुर में आग का तांडव। फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लगी आग। गोहलपुर के फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। और इस बुलेटिन की शुरुआत दमोह से मिल रही बड़ी खबर के साथ। प्रशासन ने विस्फोटकों को जब्त कर नष्ट किया है। विस्फोटकों को नष्ट करने का वीडियो भी जारी हुआ है। देहात थाना क्षेत्र के अथाई गांव के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए और उसके बाद टीम ने किस तरह से इसे नष्ट किया है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर ज्वालामुखी फट रही हो, लेकिन आप देखिए विस्फोटकों को नष्ट करने का ये वीडियो जारी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहले विस्फोटक जब्त किए गए और उसके बाद आप देखिए किस तरह की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक रहा होगा ये आप इस धमाके से अंदाजा लगा सकते हैं। जितेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, किस तरह से ये इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है, क्या इनपुट मिले थे और जिनके पास से ये विस्फोटक जब्त किया गया है क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के देहात थाना क्षेत्र के अथाई गांव के पास का पूरा मामला है और जहां पर जो है प्रशासन के द्वारा यह विस्फोटक जो है विनिष्टीकरण किया गया है। और बता दें कि कल जैसे ही ये विस्फोटक विनिष्टीकरण हुआ था तो शहर में भूकंप जैसा झटका लगा था जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि इस पूरे घटना के बाद में तो प्रशासन के द्वारा इसका वीडियो भी जारी किया गया और प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। स्पष्ट किया गया कि ना ही कोई भूकंप है ना ही कुछ है और जो है पटाखा सामग्री और ये बारूद जो है जब्त किया गया था। कुछ बारूद फैक्ट्री से था, जो अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी उसका बारूद था। कुछ अन्य जगह से जो है जब्त किया गया था। इस पूरे सामग्री को मिलाकर जो है अथाई गांव के पास में जो विनिष्टीकरण किया गया जिसका यह धमाका था। और प्रशासन के द्वारा एक्सक्लूसिव जो इसकी तस्वीर भी जारी की गई और स्पष्ट किया गया कि ना ही कोई भूकंप है ना ही कुछ है और यह जो बड़ी मात्रा में विस्फोटक था इसको नष्ट किया गया है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। तो तस्वीरें आप देखिए, इस तरह का सीन अमूमन हम फिल्मों में देखते हैं, मानो कोई बम ब्लास्ट हो रहा हो, लेकिन ये प्रशासन ने जिन विस्फोटकों को जब्त किया है उसके विनिष्टीकरण की तस्वीरें हैं। विस्फोटकों को नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया गया है और कहीं ना कहीं यही सबक यहाँ पर पुलिस देना चाहती है कि अगर आपके पास विस्फोटक बरामद होगा तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। और मैसेज देने वाला भी एक ये वीडियो है, विस्फोटकों को नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया गया है। ऐसा लग रहा है मानो बम ब्लास्ट हुआ हो, कहीं पर हमला किया गया हो, लेकिन ये बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए थे, उसे नष्ट करने की तस्वीरें हैं। अथाई गांव के पास नष्ट किया गया और जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम जानकारी दे रहे थे कि जब इसका विनिष्टीकरण किया गया उस दौरान हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि कहीं पर हमला हुआ है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि शायद भूकंप के झटके वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि जो बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुए थे उसे ये नष्ट किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं और उसके बाद अब बीजेपी वोटों की गिनती की तैयारी में जुटी हुई है। मंगलवार देर शाम भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर
पार्टी की अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा समेत काउंटिंग मैनेजमेंट से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक भाजपा की ये बड़ी बैठक चली जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने 3 दिसंबर को काउंटिंग की तैयारियों पर चर्चा की है। काउंटिंग के दौरान एजेंट की नियुक्ति और उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया गया। बीजेपी काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम से लेकर जिला मुख्यालय तक और भोपाल के वॉर रूम से लेकर दिल्ली तक मॉनिटरिंग की तैयारी में है। तो कल देर रात बड़ी बैठक हुई है। एमपी बीजेपी की तमाम दिग्गजों ने यहां पर एक साथ मंथन किया है। मतगणना हो चुकी है, लेकिन माफ कीजिएगा, मतदान हो चुके हैं, लेकिन अब काउंटिंग को लेकर के किस तरह से तैयारी करनी है एमपी बीजेपी को, उस पर मंथन हुआ है कल देर रात तक। वैसे सामान्य जो विषय, संगठनात्मक जो विषय उन पर चर्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री जी हम लोग बैठे थे। तो एक सामान्य तौर पर हमारी बैठक हुई है। सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। आने वाले समय में, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है, इन सब विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मीदवारों से भी और जिलाध्यक्षों से भी हम लोग चर्चा करके जो आवश्यक है वो निर्देश देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश जैन भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, कल बीजेपी की बेहद बड़ी अहम बैठक हुई है, इसमें काउंटिंग किस तरह से करना है उसके बारे में मंथन तो हुआ, इसके साथ ही क्या प्रमुख एजेंडा रहा इस बैठक का, और जो एजेंट्स को ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है तो किस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अपने उन पुराने कार्यकर्ताओं को अब दोबारा बुला रही है जो काउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, जिनको वोटों की गिनती में हर बार इस्तेमाल किया जाता है। उनका काम जो है लंबे अरसे से जो है काउंटिंग में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि काउंटिंग के दौरान जब वोटों की गिनती होती है तो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, कई बार विवाद की स्थिति बनती है। और इसके पहले हम काउंटिंग के जस्ट पहले की अगर बात करें तो पोस्टल बैलेट खोले जाते हैं, कर्मचारियों के जो मत हैं वो खोले जाते हैं और वो वोटों की गिनती के दौरान काफ़ी विवाद होता है। इसलिए कई तकनीकी पहलुओं के एक्सपर्ट्स को जमा किया जा रहा है और उन्हीं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो है वो काउंटिंग टेबल पर बीजेपी लगाएगी, जिसके लिए 28 और 29 2 दिन जो है वो भोपाल में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। काउंटिंग की मॉनिटरिंग को लेकर भी अलग अलग गाइडलाइन तय की गई हैं, जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। भोपाल में जो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी का जो वॉर रूम है वहाँ से पूरे काउंटिंग की मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा पल पल का अपडेट दिल्ली में भी केंद्रीय जो समिति रहेगी मॉनिटरिंग के लिए 5 राज्यों में, उसको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भोपाल से लेकर दिल्ली तक और तमाम ज़िलों से लेकर काउंटिंग टेबल तक की तमाम व्यवस्थाएं की जमावट जो है वो करने में अब बीजेपी जुटी हुई है और उसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियाँ तय की जा रही हैं। और यही वजह है कि देर रात तक कल लगभग 2.5 घंटे तक तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने बीजेपी कार्यालय में भोपाल में यह मंथन किया है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, विवाद की स्थिति ना हो, और अगर विवाद की स्थिति होती है तो उसको जो बैकअप टीम है वो कैसे दूर करेगी, किस तरह बातचीत करेगी, लीगल एक्सपर्ट्स की तैनाती उस दिन होगी। तो तमाम अलग अलग व्यवस्थाओं की जमावट पे बीजेपी जुटी हुई है। ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे ब्रिजेश, जैसे कि आपने जानकारी दी कि जो एक्सपर्ट है कार्यकर्ता बीजेपी की काउंटिंग में उन्हें तो बुलाया जाएगा, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरी जगह से इस तरह के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा जो इन्हें ट्रेनिंग भी देंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी क्या दूसरे राज्यों से भी इनको बुलाया जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और मुझे लगता है कि बीजेपी हर बार चुनाव में, अभी नगर निगम चुनाव पिछले साल हुए थे उसमें भी उन्हीं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी जो मतगणना में काउंटिंग कराने में तकनीकी तौर से एक्सपर्ट होते हैं। और बीजेपी ने पहले से ही अपनी काउंटिंग टीम बना रखी है और इसलिए सिर्फ उनको एक फाइनल ट्रेनिंग देनी बाकी है। नए इक्विपमेंट्स के हिसाब से नए तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि वो पहले से एक्सपर्ट है और उन्हीं की ड्यूटी जो है वो 85,000 बूथों के लगभग जो है
मतलब जो पोलिंग एजेंट्स बनाए गए थे और पोलिंग केंद्र पर जो मशीनें जो ईवीएम की थी वो स्ट्रांग रूम लाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं टेबल के हिसाब से ड्यूटी जो है वो बांटी जाएगी और हर 10 टेबल के ऊपर एक मॉनिटर रखा जाएगा जो बाहर जाकर आने जाने का काम करेगा। बिल्कुल ब्रिजेश, जिस तरह की रणनीति तैयार की है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बाकायदा वॉर रूम तैयार किया गया है हर जिला मुख्यालय में, दिल्ली में, भोपाल में, ये साफ बताता है कि काउंटिंग को लेकर के बिल्कुल भी चूक नहीं यहां पर करना चाहती है बीजेपी, इसलिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, लोगों को एक्सपर्ट भी किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रिजेश, कांग्रेस से भी जुड़ी हुई एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, भीतरघातियों पर अब कांग्रेस सख्त कार्रवाई की तैयारी करने वाली है। ऐसे कार्यकर्ता या फिर ऐसे लोग जिन्होंने प्रत्याशियों का साथ नहीं दिया है, ऐसे नेताओं को बाहर करने की तैयारी है। कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों और जिला इकाइयों से रिपोर्ट मांगी है। कुछ लोगों पर गाज गिर भी चुकी है। शाजापुर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पदमुक्त किया जा चुका है। टीकमगढ़ के जिला संगठन मंत्री पर भी गाज गिर चुकी है, उन्हें भी पदमुक्त किया जा चुका है। लेकिन अभी रिपोर्ट और भी मंगाई गई, यानी कि कई और लोगों पर भी बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया जा सकता है। तो लगातार खबर आ रही थी एमपी कांग्रेस में कई भीतरघातियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है कांग्रेस। और ब्रिजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रिजेश उससे अपडेट ले लेते हैं। ब्रिजेश देखिए, जिस बात का डर था, क्योंकि जिन्होंने बगावत की उनकी तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन भीतरघात एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कांग्रेस को नुकसान ना पहुंचा दे। अब जिला इकाइयों से रिपोर्ट मांगी गई है, किस तरह की कार्रवाई की तैयारी में कांग्रेस और कुछ लोगों पर तो कार्रवाई हो भी चुकी है। बिल्कुल, देखिए, पार्टी के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों पर तो कार्रवाई की ही जा रही है और कांग्रेस जो है वो भीतर घातियों पर, साथ ना देने वालों पर या विरोधियों का साथ भीतर अंदरूनी तौर पर देने वालों की एक लिस्ट तैयार कर रही है। इसके लिए तमाम उम्मीदवारों को 230 विधानसभा के जो उम्मीदवार थे उनको और तमाम जो 54 जिले हैं उनके जिला अध्यक्षों को ये निर्देश पीसीसी ने जारी किए हैं कि वो भीतर घातियों की लिस्ट दे, धोखेबाजों की लिस्ट दे। और ये लिस्ट जो है वो आनी शुरू भी हो गई है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करें या नरेला की बात करें या हुजूर की बात करें, जितने भी भीतरघाती हैं उनकी लिस्ट पीसीसी पहुंच चुकी है, लेकिन पूरी लिस्टिंग होनी बाकी है। और जब सारी जानकारी पीसीसी में आएगी तो मुझे लगता है कि काउंटिंग के बाद एक बड़े पैमाने पर तैयारी की है कांग्रेस ने और कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जो है भीतरघातियों को वो पार्टी से बाहर किया जा सकता है। इसका संदेश जो है वो शाजापुर और टीकमगढ़ में जिला अध्यक्ष और संगठन मंत्री पर कार्रवाई करके पीसीसी ने दे दिया था कि वो कहीं भी बागियों को और भीतरघातियों को बख्शेगी नहीं। और यही वजह है कि जानकारी पुख्ता तौर पर जुटाई जा रही है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी ब्रिजेश कि अभी सिर्फ 2 नाम सामने आए हैं, लिस्ट और कितनी लंबी होती है और किन पर एक्शन लिया जाता है और क्या लिया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ब्रिजेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन एमपी बीजेपी, एमपी कांग्रेस अभी भी एक्टिव है। कहीं पर बागियों पर कार्रवाई की जा रही है तो कहीं पर मतगणना के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और अब आपको राजस्थान चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अगले 2 दिनों तक धुआंधार प्रचार प्रसार वो करने वाले हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 2 दिनों तक राजस्थान में प्रचार करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और कोशिश यही रहेगी कि 6 विधानसभाओं को वो कवर कर सके। तो 6 विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान को। ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, वोट की अपील करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि उनके खिलाफ एक बार फिर एफआईआर दर्ज हुई है। खजुराहो से बड़ा अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। खजुराहो थाने के बाहर इन्होंने धरना दिया था। खजुराहो थाने में अन्य 60 लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। बिना परमिशन थाने के सामने धरना दिया गया, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है और इस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ज्ञापन भी सौंपा था कलेक्टर एसपी को और अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और अन्य 60 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और उससे पहले निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग सेंटर्स के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
काउंटिंग सेंटर्स यानी कि मतगणना केंद्रों पर मोबाइल पर बैन रहेगा। सिर्फ प्रेक्षक ही मोबाइल ले जा पाएंगे, सिर्फ उन्हें ही मोबाइल रखने की अनुमति देगी। आरओ को ओटीपी के लिए अनुमति रहेगी। मतगणना केंद्रों में वीआईपी को एंट्री नहीं मिलेगी। आईबीसी 24 ने पहले ही ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी। सिर्फ प्रत्याशी ही मतगणना कक्ष में प्रवेश कर पाएंगे। मंत्री, सांसद, विधायकों को काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जा सकेगा। शासकीय कर्मचारी भी पार्टियों के एजेंट नहीं बन पाएंगे। तो एक एक करके निर्वाचन आयोग की तरफ से काउंटिंग वाले दिन के लिए काउंटिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। मोबाइल आप नहीं रख सकते हैं, सिर्फ जो प्रत्याशी रहेंगे उन्हें ही काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने की अनुमति रहेगी। कोई भी सांसद, मंत्री, विधायक उनके अलावा नहीं जा पाएंगे। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे भी पार्टी अपना एजेंट नहीं बना सकती है। और काउंटिंग सेंटर में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ प्रेक्षकों को और आरओ को ओटीपी के लिए मोबाइल रखने की अनुमति दी जाएगी। और अब रुक करते हैं ग्वालियर का। स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई होनी है। आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई होगी। स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने जल संसाधन, नगर निगम और वन विभाग से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने पुनर्जीवित करने का आदेश दिया था और आज इस बड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी। नासिर गौरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नासिर, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है स्वर्ण रेखा नदी के मामले में। क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट रखा जाएगा, क्या इसकी जानकारी है आपके पास, और पूरा मामला क्या है ये भी बताइए दर्शकों को। देखिए, लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है स्वर्ण रेखा नदी पर खर्च हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नदी नाले के रूप में तब्दील हो गई है। क्योंकि कहा गया था जब डेवलप करने के कि लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा, लेकिन ये ना तो नदी के रूप में रह पाई है, लेकिन अब नाले के रूप में रह गई है। ऐसे में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने वन विभाग, जल संसाधन विभाग और नगर निगम को जमकर फटकार लगाई थी। और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट आज उनको पेश करनी है कि अब तक उन्होंने नदी को बचाने के लिए क्या क्या काम किए। इसके साथ ही डीपीआर प्रोजेक्ट भी मांगा गया है कि अब तक अगर इसको नए स्वरूप में कैसे वापस ला सकते हैं, तो उसको लेकर भी डीपीआर रिपोर्ट है वो नगर निगम को पेश करनी होगी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में। तो एक बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान नगर निगम और जल संसाधन विभाग को जमकर फटकार लगाई थी कोर्ट ने। बिल्कुल नासिर, देखते हैं आज जनसंपर्क विभाग, नगर निगम, वन विभाग किस तरह की स्टेटस रिपोर्ट यहां पर भेजता है और उसके बाद क्या रुख रहेगा हाईकोर्ट का। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में आज से ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए आज से सड़कों पर पुलिस की टीम उतरेगी और 50 दिनों तक लगातार ये बड़ा सघन चेकिंग अभियान एमपी पुलिस चलाने वाली है। यातायात नियमों को अगर कोई तोड़ता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पॉट फाइन उनसे वसूला जाएगा और ये जो फाइन होगा 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का रहेगा। ये जुर्माना वसूलेगी एमपी पुलिस। जबलपुर में एक के बाद एक आग लगने की 2 घटनाओं ने दमकल विभाग की सांसें फुला दी। पहली घटना नेपियर टाउन में स्थित आहूजा टावर्स की रही, जहां 3rd फ्लोर में स्थित एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से फैली आग बिजली के तारों से होती हुई दफ्तर की बिजली मीटर और अंदर फैल गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने इलाके की बिजली बंद करवाई और आग पर काबू पाया। दमकल विभाग ने फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लगी आग बुझाई ही थी कि गोहलपुर इलाके में स्थित एक फर्नीचर दुकान में आग लगने की खबर आ गई। फायर ब्रिगेड का अमला घटनास्थल तक पहुंचा, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। फर्नीचर दुकान में लगे आग की वजह भी शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों हादसों की जांच संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस कर रही है। हमको तत्काल सूचना मिली कि सिटी हॉस्पिटल के सामने गोवर्धन गार्डन के सामने एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली। हमने तत्काल एक गाड़ी रवाना करी। जैसे ही मौके स्थल पर देखा तो लाइट के कारण काम करने में प्रॉब्लम जा रही थी। जैसे एमपीवी आई, हाई टेंशन लाइन थी, हाई टेंशन लाइन को बंद कराया। ऊपर बाहर की ओर जो वायर जल रही थी पहले हमने उसको मॉनिटर से कवर किया। मॉनिटर से कवर करने के बाद हमारे फायर फाइटर ने होस पाइप के सहारे अंदर की आग को कंट्रोल किया और अब आग नियंत्रण पर है।
गुना के कोतवाली थाना क्षेत्र में बोरा चौराहे पर आगजनी मामले में नया मोड़ सामने आया है। 15-16 नवंबर की दरमियानी रात को कपड़े के शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया था। पुलिस जांच में यह पता चला कि कपड़े की दुकान में अचानक आग नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति कपड़े के शोरूम की तरफ जाता है और इसके बाद आग की लपटें उठती हुई दिखती है। गुना एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखाई दे रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अस्पताल में तो ये मालूम हुआ था कि शायद इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की वजह से आग लगी है, लेकिन बाद में जब उसकी गहनता से जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और लोगों की आवाजाही देखी गई, तो ये पाया गया कि रात को एक लड़का संदिग्ध अवस्था में उस जगह पे था और उसने अपने हाथ से कुछ उछाला भी था उस गोदाम की तरफ। उसके बाद ही आग लगी थी। इंदौर से बड़ी खबर बता दें, कानून ताक पर रखकर यहां पर युवकों ने तलवार लहरा करके डांस किया है। डांस कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। जूनी इलाके के एक घर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से युवक तलवार लहराते हुए यहां पर नाच रहे हैं। साहिल और ऋषि इनका नाम बताया जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने वीडियो पर संज्ञान लिया है और यह कहा है कि युवकों पर जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।